गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एसएसटी लेसन 2 हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में, क्या क्या सिस्टम था, हम लोग इसमें जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या देखते हैं। अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज किस तरह से भारत में आई हैं, ट्रेड वॉर्स कैसे कैसे व्यापारिक युद्ध हुए, द कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का जीत कैसे हुई, कैसे जीता गया, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश अपने आप को कैसे ग्रोथ किए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, नियम कानून थे, केस स्टडी, ब्रिटिश रूल्स, और फिर ब्रिटिश रूल्स की एक पॉलिसी को लेकर उसकी केस स्टडी हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री इज़ ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर में भी ये वर्ड्स थे। कालानुक्रम रिकॉर्ड्स है, इवेंट्स जो घटनाएं घटित हुई हैं, एज ऑफ द लाइफ और डेवलपमेंट ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशंस, ऑफन इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर कमेंट्री और दोज इवेंट्स। किस तरह से इन सब चीज़ों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ भारत में, है ना। इन इंडिया फ्रॉम द 16th सेंचुरी, यूरोपियन पावर्स सच एज पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग पोस्ट। 16 यानी 16वीं सदी में किस तरह से यूरोपियन पावर्स हमारे भारत में पूरी तरह से ट्रेड को लेकर के बहुत हावी थे, यानी व्यापारिक उद्देश्य से भारत आए थे। एंसेंट टाइम लुक्ड हाउ रोमन्स हैड इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। किस तरह से रोम से आए हुए लोग, रोमानियंस से आए हुए लोग किस तरह से अपने भारत से व्यापारिक रिश्ते निभाए थे। सिमिलरली इसी तरह से पुर्तगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच ऑल्सो हैड कम टू इंडिया। तो इसी तरह से सिमिलरली पुर्तगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच ऑल्सो हैड कम टू इंडिया। और इन्हीं व्यवसाय के लिए, ट्रेड के लिए ही पुर्तगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच भी भारत आए। 3 मेजर रूट्स ऑफ इंडिया ड्रू ट्रेडर्स हु चेस्ड इट लिंक्ड टू यूरोप। 3 महत्वपूर्ण जो रूट्स थे भारत में आने के, वो क्या थे? समुद्री मार्ग थे, जिससे होकर के इंग्लिश आए थे, उन्होंने खोजा था समुद्री मार्ग से भारत आने का रास्ता। देखते हैं। वन रूट पास्ड थ्रू द इंडियन नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर रीचिंग सेंट्रल एशिया, गोइंग अक्रॉस रशिया एंड फाइनली असेसिंग द बाल्टिक सी। एक रूट जो था हमारा नॉर्थ वेस्ट था। नॉर्थ वेस्ट यानी वेस्ट बंगाल के पास से आप देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से आप देखेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से एक सी होगा, यानी आपका नॉर्थ, भारत का नॉर्थ किधर होगा आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, मुंबई एरिया के साइड की बात की जा रही है। बॉर्डर रीचिंग सेंट्रल एशिया, वहाँ से सेंट्रल एशिया में पहुँचा गया। गोइंग अक्रॉस रसिया, रशिया गए, एंड फाइनली एक्सेसिंग द बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी होते हुए भारत में आए थे। वन मोर ट्रेड रूट वॉज अ लैंड रूट वाया द पर्शियन गुल्फ मूविंग टू टर्की फ्रॉम इराक, एक्सेसिंग वेनिक एंड गियोना बाई सी। दूसरा जो महत्वपूर्ण रूट था वो था पर्शिया गुल्फ होते हुए, ये लैंड रूट था, ज़मीन के माध्यम से आया गया था ना, रास्ते से। पर्शियन गुल्फ से होते हुए टर्की, टर्की से इराक, फिर इराक से वेनिस, वेनिस से गियोना बाई सी, समुद्र के मार्ग से भारत आए थे। देयर इज़ ए ट्रेड रूट दैट हैड बीन यूज्ड फॉर बोथ लैंड एंड सी। जो व्यापारिक उद्देश्य लोग, विदेशी लोग भारत आए, ये लैंड एरिया से भी आए और समुद्री मार्ग से भी आए हैं। द रूट वॉज वाया द सी, रेड सी, जो लाल समुद्र से होते हुए आए थे, ऑन द लैंड फॉर एलेक्जेंड्रिया, एक्सेसिंग वेनिस एंड गियोना बाई फेयरवे। जो हमारे अलेक्जेंडर थे, सिकंदर की बात करें अगर, तो ये भी आए थे भारत में, कई बार आक्रमण किए हैं ये, है ना। तो दूसरे थे वेनिस एंड गियोना, ये गियोना और वेनिस से होते हुए फेयरवे, एक सही रास्ते से आए थे। ऑल ओवर यूरोप, पूरा यूरोप, यूरोपियंस, यूरोप के लोग वर बिजी इन फाइंडिंग न्यू वेज टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। यानी वो एक समय ऐसा था बच्चों
कि पूरा विश्व, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, वहाँ के जो लोग थे वो व्यस्त थे किस तरह से भारत आने का मार्ग और भारत से व्यापार करने का जरिया खोज रहे थे, फॉर विच दे वांटेड टू फाइंड एन ईजी एंड सिक्योर ट्रेड रूट टू इंडिया। विथ क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू फाइंड, वो चाहते थे खोजना एक सरल सीधा मार्ग भारत आने का। समझ में आ गया इतनी बात? आगे देखते हैं हम लोग। अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, किस तरह से पहुँचे व्यापारिक कंपनी भारत में। सिंस द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क स्टार्टेड टू सेट अप देयर बेस इन इंडिया। तो 17वीं शताब्दी में ये जो हमने नाम लिए, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क, ये भारत से व्यापार करने के लिए अपनी कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते थे, स्थापित कर रहे थे। दे इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये भारत के बहुत सारे हिस्सों में, अपने देश के बहुत सारे हिस्सों में इन्होंने व्यापारिक कंपनियाँ स्थापित की, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे का आप पढ़े होंगे एसएसटी में, 5th में पढ़े होंगे कोस्टल एरिया क्या होता है। तो कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है वो कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग किया। दीज सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। ये जो सेंटर स्थापित किए इसको, इनको फैक्ट्री कहा गया। नॉट बिकॉज देयर वॉज प्रोडक्शन बट बिकॉज द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स वर कॉल्ड फैक्टर्स। ये कोई कंपनी नहीं थी क्योंकि इनके पास कोई प्रोडक्शन तो था नहीं, है ना। तो ये क्या फैक्टर्स थे, इनके पास कुछ गुण थे, एग्जीक्यूटिव्स थे, उनको ही फैक्ट्री बोला गया। द फैक्ट्रीज कंस्टिट्यूटेड वार हाउस टू स्टोर ट्रेडेबल गुड्स एंड ऑफिस फ्रॉम वेयर ऑफिसर्स कुड कैरी आउट बिजनेस। फैक्ट्रीज में होता क्या था, लोग इकट्ठा करते थे, वार हाउसेस बनाते थे, एक स्टोर बनाते थे जहाँ पे अपने सारे सामान को, बने हुए कच्चे सामान को, बने हुए सामान को स्टोर किया जा सके और उससे दूसरी जगहों पे बिजनेस फैलाया जा सके। दीज फैक्ट्रीज, ये जो फैक्ट्रीज थी, कंसिस्टेड ऑफ ऑफिसेस एंड गोडाउंस। ये ऑफिस और गोडाउन के लिए मानी जाती थी। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे, also had the house of the official and residential quarters for the merchant and traders who came for trade। इनमें से बहुत सारे जो घर बनाए गए थे वो या फिर ऑफिशियल थे या फिर रेजिडेंशियल, यानी खुद के रहने के लिए थे। क्वार्टर्स बनाए गए थे जहाँ पे व्यापारी, मर्चेंट जो आते थे, मर्चेंट भी व्यापारी थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, दोनों आते थे और रुकते थे, अपने व्यापार को बढ़ाते थे ओवर द टाइम। सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड, कुछ तो बहुत आगे गई, है ना। कुछ इसमें हम देखते हैं हिस्टोरियंस क्या इसमें कहते हैं। ऑल हिस्टोरियंस एग्री दैट पोर्तुगीज एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर्स वास्को डा गामा वॉज द फर्स्ट नोन यूरोपियंस टू रीच इंडिया इन 1498। तो पहला जो पुर्तगीज़ का व्यक्ति था वास्को डा गामा, ये भारत आया था 1498 में कालीकट। आगे देखेंगे। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड लैंडेड एट कालीकट, मॉडर्न केरला। इसने बताया, ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि कालीकट आया होगा केरला के पास। इन क्वेस्ट ऑफ स्पाइस एंड फेमस गैलिको फाइन कॉटन क्लॉथ। तो यहाँ पे उसको मिला होगा स्पाइस, मसाले मिले होंगे और कॉटन मिले होगा, अच्छी क्वालिटी की कॉटन। हमारे भारत तो रिश्ता ही इन सब चीज़ों के लिए, तो ये इसने फाइंड किया यहाँ से। एज द ट्रेड कंपनीज फ्रॉम फ्रांस एंड इंग्लैंड एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन द ईस्ट ऑफ देयर कंट्रीज़। अन्य जो विदेशी कंपनी थी फ्रांस और इंग्लैंड की, इन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज स्थापित की कहाँ पे, ये कहाँ पे स्थापित की, ये लोग ईस्ट साइड में, पूर्व की साइड में स्थापित किए। दे कॉल्ड देयर ट्रेड कंपनीज बाय द टर्म ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसीलिए इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। यानी इनकी जो भी कंपनियाँ थीं, ध्यान रखिएगा, ईस्ट साइड में थी। अब ईस्ट साइड, आप मैप आपके सामने होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ते समय, ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप आपके सामने होना चाहिए। आप सभी अपने लिए एक छोटा सा मैप ले लें। सो देयर वर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। तो उस समय जो प्रकाश में थी, दो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक फ्रेंच एंड इंग्लिश। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोविंस ऑफ इंडिया, अर्लियर प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टिल अर्लियर प्रेसिडेंसीज टाउन्स वर द
administrative divisions of British government in the subcontinent. Collectively they were called British India. जितने भी प्राचीन समय उस समय ब्रिटिश एरा में जितने भी प्रेसिडेंसीज थी, जितने भी टाउनशिप थे, सारी चीज़ें कब किसके शासन में आएगा? ब्रिटिश शासन में। कलेक्टिवली दे वर कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया, इसीलिए उसको ब्रिटिश इंडिया कहा गया। इन वन फॉर्म ऑफ और अदर दे एक्सिस्टेड बिटवीन 1612 टू 1947। तो हमें पता है 1612 में ब्रिटिशर्स भारत आए थे व्यापार के लिए, और 1947 से पहले तक इन्होंने राजनीति क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। हम लोग मैप में देख सकते हैं, ये आपके सामने इंडिया का मैप है, आपकी बुक से ही लिया गया है। तो अपने भारत का जो विस्तार था, एक्सटेंडेड था, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा पाकिस्तान वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं ये एरिया पूरा, ये सब भारत का हिस्सा था। और कहीं से इस तरफ जो हम लोग पूर्व की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ से ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका हो गया वेस्ट हो गया, और नीचे का हिस्सा हो गया आपका साउथ। तो कुछ इस तरह से हमारे भारत में लोग आए होंगे, है ना, इन जगहों से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि ट्रेडिंग इस तरफ से शुरू हुई थी, इस तरफ से। अब इस तरफ के राज्य आप डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं राज्य, आप देख सकते हैं। इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ कौन कौन से राज्य हैं, आप देखिएगा, मैप आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा, है ना। ये जो आपका राज्य है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे एरियाज़, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल यहाँ पे हो गया आपका, है ना। यहाँ पे आपका छोटा सिक्किम हो जाता है ना, मेघालय यहाँ पे होता है, त्रिपुरा होता है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल होता है ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपका झारखंड और बिहार होता है। यहाँ इस तरफ आपका आते हैं तो उत्तर भारत हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो ट्रेड वॉर्स क्या थे? ट्रेड वॉर्स व्यापारिक युद्ध। ग्रेजुअली मैनी ट्रेडर्स फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑल ऑफ देम हैड द सेम एम। जितने भी भारत में विदेशी आए थे, सबका एक ही लक्ष्य था कहीं ना कहीं, टू इस्टेब्लिश प्रॉफिटेबल ट्रेड लिंक्स विद इंडिया, कि भारत में रह कर के एक अच्छा सा व्यापार किया जाए। दे वर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, इससे वो आपस में झगड़ा भी करते रहते थे हमेशा। दीज लेड टू वॉर्स ऑफन टर्म्ड एज ट्रेड वॉर्स, इसी को कहा गया है ट्रेड वॉर्स। देखिए, अगर दो शक्तिशाली व्यक्ति आएंगे और दोनों ही व्यापार करना चाहते, तो एक व्यक्ति चाहेगा ही कि हम उनका व्यापार डाउन हो, हमारा व्यापार आगे बढ़े। ठीक है। The Portuguese eventually settled down to a very prosperous trade in spice with India. पुर्तगीज़ ने बहुत अच्छी तरह से भारत से मसालों का व्यवसाय शुरू कर दिया था। The Muslim rulers including the Mughals, मुस्लिम रूलर्स यानी मुस्लिम शासक और वहाँ के मुगल्स जो थे, मुगल शासक थे, were averse to the idea of a foreign power carrying on commercial activities on the high seas bordering India। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे को प्रभावित किया, लोगों को बुलाया। जब कोई आया इनके पास ट्रेडिंग के लिए, तो इन्होंने उनको समुद्र के आसपास के एरिया में अपनी चीज़ें रखने का, वहाँ से आने का मार्ग दिया। गोवा विच हैड बिकम अ पोर्तुगीज बेशन, गोवा एक हिस्सा बन गया। सब कॉन्टिनेंटली हाउएवर मोस्ट ऑफ देयर इंडियन प्रोसेसन्स वर टेकन ओवर बाय द डच एंड द ब्रिटिश, और इस तरह से डच और ब्रिटिश भी भारत के लिए से प्रभावित हुए और आने के लिए इच्छुक हुए। द डच डिड नॉट कम टू इंडिया एट द सेम टाइम एज देयर अदर यूरोपियंस कंपटीटर्स। डच थोड़ा सा बाद में आए थे, उस समय नहीं आए थे जब यूरोपियंस आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप इन 1602। इन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया था 1602 में। दे वॉन्टेड टू ट्रेड इन स्पाइस इन इंडिया, ये चाहते थे मसालों का व्यापार करना भारत, बट दे डिड नॉट अटेम्प्ट टू गेन मिलिट्री पावर, लेकिन इन्होंने अपना शासनिक व्यवस्था, मिलिट्री पावर को गेन नहीं कर पाए।
अब हम बात करते हैं ब्रिटिश। सब जानते हैं ब्रिटिशर्स को, कैसे थे वो। द ब्रिटिश सेटअप द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 में। इन्होंने जो पहला अपना ईस्ट इंडिया अपनी कंपनीज बनाई वो 1600 में बनाई थी, 17 सेंचुरीज में। देन विलियम्स हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर टू गेन परमिशन फॉर ट्रेड एंड सेटअप ट्रेड सेंटर इन आगरा, ब्रॉच एंड अहमदाबाद। ठीक है, तो सबसे पहले जो विदेशी आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश से जो आया था व्यक्ति, वो था विलियम हॉकिंस, जो उस समय, यानी अब हम जिस समझ सकते हैं उस समय मुग़ल एम्परर थे। कौन थे? जहांगीर। तो जहांगीर के शासन में विलियम हॉकिंस, जो ब्रिटिशर्स कंपनी का व्यक्ति था, वो भारत आया था और उसने कहाँ उसने अपने ट्रेड को, अपने व्यापार के लिए परमिशन मांगी जहांगीर जी से कि आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपने व्यापार को इस्टेब्लिश कर सकूं, जैसे आगरा में, ब्रॉच में एंड अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात हो गया आपका, ठीक है। आगरा आपका एक इधर उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अभी हो गया है, पहले उसी तरफ का हिस्सा था। इन 1639 में क्या हुआ बच्चों? द ब्रिटिश इस्टेब्लिश मद्रास विच इज़ नाउ चेन्नई एंड बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज देयर। 1639 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास में अपना एक सेंटर बनाया, जिसको अब हम लोग चेन्नई कहते हैं, और वहाँ पे इन्होंने अपना एक बिल्डिंग बनाई, सेंट जॉर्ज। देन मुग़ल एम्परर औरंगजेब परमिटेड द ब्रिटिश। वहाँ पे क्या हुआ? मुग़ल एम्परर जो औरंगजेब थे, सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है मुग़ल एम्परर का, है ना। इसने क्या किया? ब्रिटिश को परमिशन दे दिया टू सेट अप ट्रेड सेंटर इन बंगाल वेयर द एस्टेब्लिश कलकत्ता, नाउ कोलकाता इन 1690। तो उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया अपना व्यापार। ब्रिटिशों ने मुग़ल एम्परर औरंगजेब से परमिशन मांगा, या फिर उन्होंने परमिशन दिया, और उन्होंने पूर्वी भारत में, यानी बंगाल साइड में अपना एक इस्टेब्लिश किया, ट्रेड इस्टेब्लिश किया, सेंटर बनाया, जिसको आज पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता कहते हैं। 1690 ईस्वी में दे बिल्ट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। फोर्ट विलियम का वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, है ना। मुग़ल एम्परर फारूक शियर परमिटेड ब्रिटिश टू ट्रेड इन ओडिशा। फारूक शियर, देखिए 3 मुग़लों के नाम ले चुके हैं हम। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को परमिशन दिया था, कहाँ पे? आगरा और अहमदाबाद में अपनी कंपनी बनाने के लिए, इस्टेब्लिश्ड के लिए। फिर औरंगजेब ने परमिट किया, कहाँ पे? मद्रास में। फिर मद्रास में उन्होंने इस्टेब्लिश की कंपनी, चेन्नई इसको कहा, वहाँ बनाया सेंट जॉर्ज। फिर मुग़ल एम्परर औरंगजेब ने परमिशन दिया ब्रिटिशर्स को बंगाल में, कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहते हैं, 1690 में अपनी परमिशन दिया कंपनी फैक्ट्री लगाने की। वो वहाँ पे फिर वहाँ पे बनाए, क्या फोर्ट बनाए? फोर्ट विलियम्स बनाए। फिर मुग़ल एम्परर फारूक शियर ने भी परमिशन दिया ट्रेड का, कहाँ पे? ओडिशा, बंगाल एंड बिहार। आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा, बंगाल और बिहार कहाँ पे है। इन 1717 में, कब? इन 1717 में शून ब्रिटिश गेंड पावर एंड अपरूटेड द पुर्तगीज, डच एंड फ्रेंच ट्रेडर्स। ध्यान रखिएगा, इतनी जगह इन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया तो इनको एक शक्ति मिल गई, इनके हाथ में सत्ता आ गई, पावर आ गई। इन्होंने अपरूटेड कर दिया, उखाड़ फेंका, पुर्तगीज़ को, डच को और फ्रेंच ट्रेडर्स को उखाड़ फेंका। अब हम बात करते हैं फ्रेंच की। क्या है फ्रेंच? द फ्रेंच फॉर्म्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम्पीट विथ ब्रिटिश एंड डच। फ्रेंच भी भाई किसी से कम नहीं थे, इन्होंने भी अपना सत्ता जमाने की कोशिश की। इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश और डच के अगेंस्ट अपनी कंपनी भारत में स्थापित की। इट हैज़ कम इनटू फोर्स इन 1664। ये 1664 में फोर्सली आए पूरे ताकत के साथ, विथ इट्स हेडक्वार्टर इन पौंडीचेरी में अपना हेडक्वार्टर बनाया। द 2 ट्रेडिंग कंपनीज, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वर इन्वॉल्व्ड इन 3 मेजर वॉर्स इन तमिलनाडु। इन्होंने 3 मुख्य युद्ध लड़े तमिलनाडु में,
ठीक है। इन्होंने दक्षिण भारत में अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने आपस में विवाद किया, झगड़े हुए, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। 3 दीज वर द कर्नाटिक वार्स, इसको कर्नाटिक वार, कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। दीज वार्स वेंट ऑन विथ ब्रिक्स फॉर नियरली 2 डिकेड्स, 2 किसी मसौदे पे इस पे फाइनल हुआ। एंड एट द एंड ऑफ दीज वार्स, और इस युद्ध के अंत तक, द इंग्लिश हैड वॉन द ब्रिटिश रूल बिगिन इंडिया, और उसके बाद क्या हुआ, पूरे भारत में ब्रिटिश का परचम लहराने लगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्नेटिक वार्स की। फर्स्ट कार्नेटिक वार्स जो हुआ था 1744 to 48। द ईयर 1740 was marked by the क्वेश्चन ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन, युद्ध प्रश्न उठा जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए प्रश्न उठ गया था। ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ मद्रास, ब्रिटिश ने मद्रास में सेटलमेंट किया, विच वॉज इन प्रोविंस ऑफ कर्नाटिक वॉज कैप्चर्ड बाई फ्रेंच, जो कि फ्रेंच द्वारा कैप्चर कर लिया गया। द ब्रिटिश इन टर्न ट्राइड टू अटैक पौंडीचेरी, ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पे अटैक किया। एज द वॉर वॉज ओवर इन यूरोप, और वॉर ओवर हो गया यूरोप, मद्रास वॉज रेडिमेंट टू ब्रिटिश, और मद्रास किसके रेडिमेंट में आ गया, ब्रिटिश के। सेकेंड कार्नेटिक वार जो हुआ 1749 to 54 में, पहला 1740 to 48, दूसरा 49 to 54। The second time the French and English were in conflict was when the point about succession of throne of Carnatic and Hyderabad came up। दूसरा जो युद्ध हुआ, दोनों के बीच में झगड़े हुए, उससे क्या निष्कर्ष निकला, कार्नेटिक एंड हैदराबाद केम अप, हैदराबाद कम अप हुआ, उभर कर सामने आया। फॉर द कार्नेटिक थ्रोन द 2 people फाइटिंग वर चंदा साहिब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच फोर्स एंड मोहम्मद अली हु वाज सपोर्टेड बाय द इंग्लिश फोर्स। वहाँ के जो दो मुख्य रूलर थे, चंदा साहिब जो कि सपोर्ट कर रहे थे किसका, फ्रेंच का, और मोहम्मद अली जो कि सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश का। फॉर द हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के सिंहासन के लिए, थ्रोन के लिए, ताज के लिए। द 2 person इस कॉन्फ्लिक्ट वर मुजफ्फर जंग निज़ाम सपोर्टेड बाय फ्रेंच एंड नासिर जंग सपोर्टेड बाय द इंग्लिश। यहाँ भी 2 लोग थे, कहाँ, हैदराबाद में। देखिए, पहला कार्नेटिक में 2 लोग सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे का, और फिर हैदराबाद में कर्नाटिक यानी कर्नाटक, ठीक है। दूसरा हैदराबाद में भी 2 लोग सपोर्ट कर रहे थे, आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे। जो फ्रेंच की तरफ थे वो क्या थे, मुजफ्फर जंग निज़ाम, और जो फ्रेंच के वो आपके ब्रिटिश की तरफ थे, नासिर जंग सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी वही परिणाम हुआ। अब देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वार 1756 to 63, जो तीसरा निर्णायक युद्ध था ये। द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, ये ज़्यादा नहीं चला, है ना, 2 से बहुत ये ज़्यादा चला। देखिए, खुद ही देख रहे हैं, 1756 to 63। इन 1763 ए पीस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश। 63 में एक ट्रीटी साइन हुआ, एक समझौता साइन हुआ दोनों के बीच में, किसके, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। ज़्यादा नहीं चला, ज़्यादा इसमें झगड़े नहीं हुए, एक समझौता हो गया। द इंग्लिश रिटर्न द फ्रेंच फैक्ट्री साइट्स दे हैव हैड ऑक्यूपाइड। अंग्रेज क्या किए, वापस हो गए फ्रेंच के साइड से, जहाँ पे उन्होंने हिस्से पे ऑक्यूपाइड किया था, अपने अंडर लिया था। बट द इंग्लिश हैड सेट अ कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन रख दिया, एक वहाँ पे कारण लगा दिया, दैट फ्रॉम देन ऑन द फ्रेंच फैक्ट्रीज वुड नो लॉन्गर बी फोर्टिफाइड सेंटर्स, अधिक समय तक यहाँ नहीं रहेगी। दे वर ओनली अलाउड टू एंगेज इन ट्रेड एज ऑल ट्रेड सेंटर्स डू, सिर्फ अपने ट्रेड तक ही वो उसको परमिशन मिला कि आगे आप किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आई होप्स ये तीनों कार्नेटिक वार्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कैसे बंगाल की विजय हुई, क्या हुआ। थैंक यू। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, आप मैसेज से पूछ सकते हैं, कॉलिंग से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।